जी हां, अब की बार किसकी सरकार, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। 12 मई को आखिरी दौर के मतदान के बाद हमने पोस्ट पोल सर्वे के जरिए कुल 502 सीटों का खाका खींचा था। उसके मुताबिक बीजेपी को अब तक 503 में से 270 से 282 सीटें मिलती हुई दिख रही थी उस वक्त, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए को 92 से 102 सीटों तक का आंकड़ा दिखा रहे थे हम। अब हमारे पास आखिरी दौर की उन 41 सीटों के आंकड़े भी मौजूद हैं, जिन पर आखिरी दौर में 3 राज्यों यूपी, बिहार और बंगाल में चुनाव हुए थे। सवाल यह है कि अब सभी 543 सीटों के सर्वे के आधार पर अनुमानित तस्वीर क्या उभरती है। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार में किस पार्टी को कितने वोट? पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक बिहार में बीजेपी एलजेपी गठबंधन को सबसे ज्यादा 43% वोट मिल सकते हैं। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 20% वोट मिल सकते हैं, 30% माफ करिएगा, जेडीयू को 15% और अन्य को 12% वोट मिलने की संभावना है। और सर्वे के मुताबिक 40 सीटों वाले बिहार में बीजेपी गठबंधन को हम वोट शेयर को तब्दील कर रहे हैं सीटों में। ये काम किया है सीएसडीएस ने हमारे लिए पोस्ट पोल सर्वे किया और सीट बता रहे हैं राजीव कारेंडेकर। तो बीजेपी गठबंधन को 21 से 27 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस गठबंधन यानी कि कांग्रेस और लालू को 11 से 15 सीटें और जेडीयू को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। संजय, और संजय के पास जाए इससे पहले आपको मुखातिब करा दूं, परिचय करा दूं हमारे खास मेहमान जो स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ शैबल गुप्ता साहब हैं, जाने माने समाज शास्त्री हैं, सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर विनय तिवारी हमारे साथ हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, और निरंजन मुखोपाध्याय जिन्होंने किताब भी लिखी है नरेंद्र मोदी पर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन संजय, पहले अगर आप समझा दें जो ये आंकड़े में हल्का तरमीम हुआ है, हल्का हुआ है या सिचुएशन बदल गई आखिरी दौर में? जैसा आपने कहा संदीप कि जब हमने परसों जो अपने दर्शकों को जो दिखाया नतीजे, उसमें ये जो 41 सीटों का चुनाव जहां 12 तारीख को हुआ, उसका आकलन नहीं था एक तरह से। हालांकि सीटों में हमने उनको तब्दील की थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 503। और ये बात हमें शायद समझाने की जरूरत है दर्शकों को कि अमूमन जो बाकी न्यूज चैनल्स हैं वो एग्जिट पोल करते हैं, हम पोस्ट पोल सर्वे करते हैं और इसीलिए 41 सीटों का आकलन नहीं दिया। यही कारण है कि हमने 2 दिन समय अधिक लगाया। पोस्ट पोल सर्वे करते हैं जो कि एग्जिट पोल उस तरह से किया जाता है जब आप मतदाता से चुनाव के दिन जैसे ही मतदाता वोट दे के बाहर निकलता आप उससे सवाल पूछते हैं। हम पोस्ट पोल में 1 दिन के बाद उनके घर पे जाते हैं, इलेक्टोरल रोल से रैंडमली उनके नाम का चयन करते हैं और उनके बाद जाके, और इस कारण से 2 दिनों के बाद अब हम दर्शकों को जो पेश कर रहे हैं वो है फाइनल तस्वीर। और इसमें 3 राज्य थे, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल की। बिहार की चर्चा भी हमने की और हमारा अनुमान है कि जो आखिरी दौर का जो मतदान बिहार में हुआ वहां आरजेडी को मामूली बढ़त मिल रही है और इसी के लिए अब हमारा अनुमान है आरजेडी को 29% नहीं, आरजेडी प्लस कांग्रेस जिसमें उसका सहयोगी है, 30% वोट मिल रहे हैं। जब उनको सीटों में हम तब्दील कर रहे हैं, बिहार में सीटों में कोई ज्यादा उलटफेर नहीं हो रहा है, लेकिन 1% वोट आरजेडी प्लस को बढ़ता हुआ दिख रहा है बिहार में। जी, चूंकि 1% वोट का परिवर्तन है और उस दिन जब हम बात कर रहे थे शहबालदा कि अभी भी एक आखिरी दौर का जिसमें जोड़ घटाव बाकी था, तब एक टेंटेटिव ओपिनियन था कि शायद तस्वीर कुछ और भी हो सकती है और हमारे ओपिनियन पोल में कुछ गलती भी हो सकती है। अब आप कहेंगे कि आप आश्वस्त हैं कि हमने मोटा मोटा सही अनुमान लगाया है या वास्तव में नतीजे कुछ और हो सकते हैं? देखिए, मैं शुरू से एक बात को कह रहा हूं कि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हम अभी सीट के टर्म्स या वोट के टर्म्स में नहीं बोल रहे हैं। जो एसेंशियली 3 कोalition इमर्ज किया है, एक आर्टिकुलेट सेक्शन ऑफ द अपर कास्ट, एक आर्टिकुलेट सेक्शन ऑफ 1 सेक्शन ऑफ द अपर बैकवर्ड्स और दूसरा कोalition ऑफ नॉन पावरफुल कास्ट। ये ब्रॉड कोalition है, हालांकि ये वाटर टाइट कोalition नहीं है, उसमें काफी इधर से उधर वोट हुआ होगा। जैसे मान लीजिए कोई अगर आरजेडी या जेडीयू से कोई अपर कास्ट कैंडिडेट है तो वो अपने कास्ट का वोट को अपने पास ले आएंगे। मगर ये जो आपका जो पोस्ट पोल सर्वे जो अगर हम उसको उसके बेसिस पर कोई आकलन करें तो हमको लगता है इस कोalition में काफी दरार पड़ा है। माने एक कोalition मोनोलिथिक नहीं है, उसमें से काफी इधर से उधर गया है अगर हम इसको मान करके चले। मगर एसेंशियली कुछ मामले में ये पैराडाइम शिफ्ट इलेक्शन है। बिहार में पैराडाइम शिफ्ट इलेक्शन 1977 में हुआ था
दूसरा हुआ था 1995 में, जब बैकवर्ड आर्टिकुलेशन या सत्ता में आ गया जी इन ए डिसाइसिव वे। इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नॉन आर्टिकुलेट सेक्शन जी शायद पावर में आएगा, तो उस मामले में पैराडाइम शिफ्ट है। मान लीजिए किसी कारण से नहीं भी है, जी ये प्रोसेस बिहार में शुरू हो गया है। हो सकता है कि यहाँ नहीं दिखाई पड़े, असेंबली इलेक्शन में दिखाई पड़े, मगर ये तीन कंसोलिडेशन जो है जी ये मोर और लेस है। मगर ये जरूर है कि हो सकता है कि मोदी जी का चमत्कार इतना हो कि इस कोalition में शायद कुछ छेद पड़ा हो, मगर ब्रॉडली तीन कोalition ये बिहार तीन में कोalition वहां है। पर हैं। नीलांजन, आपसे सवाल ये है, क्योंकि यूपी आप घूम के आए और काफी उस पर आपने ध्यान दिया, यूपी और बिहार में फर्क क्या है? क्या ये कहना सही होगा कि फर्क ये है कि यूपी में नरेंद्र मोदी का जैसा दीवानापन दिख रहा है वोटों के मामले में कि वो फ्रेगमेंटेड है, कहीं न कहीं बिहार में एक तरफा कंसोलिडेशन तो है, भले ही जो दूसरी पार्टी है जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस पीछे है, लेकिन एक जगह लोग इकट्ठा हुए हैं बीजेपी को हराने के लिए। देखिए, यूपी में एक तो कि सबसे पहली बात है कि बिहार की तुलना में जो फर्क है वो ये है कि यूपी ज़्यादा डाइवर्स है। यूपी में ज़्यादा क्षेत्र हैं जो कि अलग तरह से बिहेव करते हैं। यूपी को अगर आप देखें तो यूपी में दो जगह से ट्रैक्शन हुआ है इस पूरे चुनाव में। एक ट्रैक्शन हुआ है मुजफ्फरनगर से, जिससे सेंटर की तरफ से मुजफ्फरनगर इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो सेंट्रल यूपी हम लोग बोलते हैं, जिसमें एटा जो बेसिकली जो मुलायम सिंह की टेरिटरी मानी जाती है। दूसरा ट्रैक्शन हुआ है दूसरे साइड से, बनारस के साइड से ट्रैक्शन हुआ है नरेंद्र मोदी के वहां खड़े होने की वजह से। बिहार में क्या सिचुएशन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बेसिक बेनिफिट थी पूरे 90 के दशक में कि वो जब अलायंसेस करती, जब पुरानी समता पार्टी होती थी वो अलायंस में नंबर 1 पार्टी होती थी। बट किन्हीं वजह से, अलग अलग सिचुएशंस की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोट किया और जेडीयू नंबर 1 पार्टी बन गई। इस अलायंस के टूटने के बाद से मेरे ख्याल से काफी ग्राउंड भारतीय जनता पार्टी रिकवर कर पा रही है, लग रहा है इस सर्वे के बेसिस पे कि अगर 43% अगर इनको वोट मिल रहा है तो उसका मतलब एक तरह से काफी हद तक इसको रिकवर कर पाए। विनय, एक और फर्क अगर हम बिहार और यूपी की तस्वीर थोड़ा उसका आकलन करने की कोशिश करें, क्या ये कहना सही होगा कि यूपी में दरअसल जो मुस्लिम वोट बैंक है, ये वोटिंग तो ऐसे हुई है या तो आप मोदी के साथ हैं या मोदी के खिलाफ। मोदी के खिलाफ है अगर मुस्लिम समुदाय, तो यूपी में वो बट गया कि सपा के पास जाएं, बसपा के पास जाएं, कुछ कांग्रेस के पास भी रहे। जबकि बिहार में नीतीश को छोड़ मुसलमान, खास पसमानदा मुसलमानों की भी मैं बात करूं, वो चले गए एक रिसर्जेंट लालू के पास। लालू ने वो अपना MY कॉम्बिनेशन बनाने में कुछ हद तक कामयाब रहे हैं इस चुनाव में। काफी हद तक कामयाब रहे। इनफैक्ट इसमें जो हमारा सर्वे है उसमें अगर आप वो आंकड़ा देखें तो 64% यादव और 69% मुस्लिम कंसोलिडेशन है कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ के साथ। तो ये काफी कंसोलिडेशन हुआ है। लेकिन यूपी और बिहार में जो फर्क, जैसे नीलांजन कह रहे थे, यूपी 5 अलग अलग राज्य हैं और पांचों अलग अलग राज्य की तरह से वो बिहेव करते हैं। प्रॉब्लम ये हुई है वहां पे कि समाजवादी पार्टी अभी तक मुस्लिम समाज के हितैषी के तौर में अपने आप को प्रस्तुत करती आई। मुजफ्फरनगर की कहानी गलत हो गई। उस कहानी को एक्सप्लॉइट करने के लिए जिस तरीके का पोलराइजेशन हुआ यूपी में, शायद उसकी उम्मीद लोगों को उतरी नहीं थी। आप उस इलाके में घूम के आए हैं, हमारी टीम्स गई हैं और आपने खुद देखा कि इस बार का जो पोलराइजेशन था ग्राउंड लेवल पे, वो शायद 92 के बाद सबसे ज्यादा था। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज या वोटर्स के पास एक चॉइस था कि हम किसको बैक करें। ये ऑब्वियस दिख रहा है आखिर के कुछ फेजेस में कि उन्होंने समाजवादी को शायद ज्यादा चूज किया हमारे आंकड़ों के हिसाब से बनस्पत बीएसपी के, और इस कंसोलिडेशन का फायदा बीजेपी को भी हुआ है। और इसीलिए ये मुकाबले में बीजेपी फ्रेगमेंटेड ऑपोजिशन वोट की वजह से थोड़े फायदे में दिखाई। थोड़े आंकड़े और बता देते हैं यहां पर संजय, उसके बाद आप चर्चा आगे बढ़ाइएगा। बिहार में किस इलाके में किसको समर्थन मिला, इसका भी हमने जायजा लेने की कोशिश की और हमारे पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक पश्चिमी बिहार में बीजेपी आगे है, लेकिन कांग्रेस लालू गठबंधन से कड़ा मुकाबला है। उत्तर बिहार में भी बीजेपी को बढ़त है और कांग्रेस लालू गठबंधन को कड़ी टक्कर मिलने का अनुमान है। जबकि मध्य बिहार की बात करें, यहां भी बीजेपी आगे, जबकि कांग्रेस लालू गठबंधन दूसरे नंबर पर है। और बिहार के पूर्वी हिस्से में बीजेपी को बढ़त है, जेडीयू दूसरे नंबर पर है, यहां लालू से आगे नीतीश कुमार हैं। जबकि दक्षिणी बिहार की बात करें, बीजेपी आगे, जबकि छोटी पार्टियों को बढ़त मिलती दिख रही है। संजय, बिल्कुल, यहां पर जितनी बड़ी स्टोरी यह है पुरुषोत्तम जी की बीजेपी आगे बढ़ गई है बिहार में, उतनी ही बड़ी स्टोरी यह है कि नीतीश कुमार पीछे हो गए, गलत रणनीति ले ली शायद उन्होंने, और आगे नीतीश कुमार का भविष्य क्या होगा। क्योंकि एक काउंटर गवर्नेंस मॉडल के तौर पर हम लोगों ने नीतीश कुमार की बड़ी चर्चा की थी। नीतीश कुमार के फैसले पर
और इस पॉसिबल आउटकम पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मैं बात वहां से शुरू करना चाहता हूं जो सहवालदा कह रहे थे। बिहार हिंदी क्षेत्रों में इस लिहाज से अनोखा राज्य है कि वहां जाति की राजनीति भी सबसे ज्यादा प्रबल रही है, दूसरी ओर समाजवादी राजनीति की परंपरा में सर्वाधिक प्रबल रही है, और इसी के चलते हिंदी क्षेत्रों में जगह बनाने में भाजपा को सबसे ज्यादा दिक्कत बिहार में हुई है। नीतीश कुमार के साथ आकर के, उसके पहले समता पार्टी, फिर जदयू के साथ आकर के भाजपा ने वो जगह बनाई। नीतीश के साथ भाजपा के रहने के कारण भाजपा के साथ जो सांप्रदायिकता का और प्रतिक्रियावादी का जो लेवल चस्पा था वो काफी हद तक दूर हुआ। यानी ये नहीं कि कोई जानबूझकर या षड्यंत्र करके, लेकिन ऑब्जेक्टिवली नीतीश कुमार का इस्तेमाल भाजपा ने किया। नीतीश कुमार ने जिस समय और जिस तरह भाजपा का साथ छोड़ा, उसका फायदा भी भाजपा को मिला। आप इस सर्वेक्षण के अगर जातिगत विभाजन को देखें तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी सफलता है। ये जो बात आप कह रहे हैं, ये आंकड़े भी मैं पहले दर्शकों को बता देता हूं और ये चर्चा फिर हम जारी रखेंगे। बिहार में किस तबके को किसका समर्थन मिला? हमारा पोस्ट पोल सर्वे कह रहा है कि उच्च जातियों के 82% वोटर बीजेपी एलजेपी गठबंधन के साथ जाने की संभावना है, जबकि 5% वोट लालू और कांग्रेस को और 7% उच्च जाति के वोट जेडीयू को मिल सकते हैं। यादव वोट की बात करते हैं। यादव वोट की बात करें तो 20% बीजेपी प्लस को, 64% जिसका जिक्र अभी विनय कर रहे थे आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को, और 5% जेडीयू को मिल सकते हैं। और अन्य ओबीसी के 47% वोटर बीजेपी प्लस के समर्थन में, तो 12% कांग्रेस प्लस और 22% जेडीयू के पक्ष में दिख रहे हैं। और दलितों की बात करें तो 51%, ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, 51% बीजेपी एलजेपी गठजोड़ के साथ जा सकते हैं, जबकि 11% कांग्रेस प्लस, 17% जेडीयू के साथ। और मुस्लिम वोटरों की बात करें, महज 3% जा रहे हैं बीजेपी और रामविलास पासवान के साथ, जबकि 69% लालू कांग्रेस के साथ। पुरुषोत्तम। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो भाजपा ने एक बहुत ही सफल रणनीति अपनाई। आप देखें कि भाजपा के नैरेटिव के 3 पहलू बिहार में साफ होते हैं। एक तो हिंदुत्व, विकास, गवर्नेंस का मॉडल, और नीतीश कुमार के दिन इतने साथ रहने के कारण अब देखिए, एक आम बिहारी वोटर की तरह आप सोचिए, मोदी तो सन 2002 से लेकर आज तक वर्तमान है, मुख्यमंत्री के तौर पर, भाजपा के एक महत्वपूर्ण नेता के तौर पर। दूसरे, मैं इस बात को सिद्धांततः गलत मानता हूं कि आप किसी व्यक्ति से किसी विचारधारा को केवल एक व्यक्ति से जोड़े रहे। मोदी थोड़े अधिक आक्रामक हो सकते हैं, लेकिन अंततः अडवाणी भी हिंदुत्ववादी ही है। बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी बात पूरी कर दूं संजय। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अपने समर्थकों को ये समझा नहीं सकते कि मोदी एकाएक सांप्रदायिक हो गए 2 साल पहले या साल भर पहले, और उसके 10-11 साल पहले तक वो ठीक था। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें पहलू है, भाजपा की रणनीति और भाजपा के प्रोजेक्शन की जो कामयाबी है, आप देखें कि अन्य ओबीसी 47% और दलित 51%, जबकि हम समाज विज्ञानी जो है आमतौर से भाजपा को ब्राह्मणवादी कहकर डिसमिस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें, सॉरी माफ करिएगा, 1 सेकंड आपको रोकूंगा। इसमें जो बहुत चौंकाने वाली बात है वो ये है कि जिस वजह से मुसलमान वोट को अपने पास रखने के लिए नीतीश कुमार ने इतनी जोखिम भरी रणनीति बनाई, वो मुस्लिम बड़े पैमाने पर छोड़ करके चले गए लालू यादव के पास। ये नीतीश कुमार इतना मिसरीड क्यों कर गए? नहीं, ये मोदी की सफलता है, माफ कीजिएगा, ये मोदी की सफलता है, क्योंकि मोदी ने प्रोजेक्शन अपना इस तरह किया है कि मुसलमान के सामने आपने स्थिति ये बना दी कि मोदी को हराना है तो आपको जो सबसे ताकतवर व्यक्ति, तो पर वो नीतीश क्यों नहीं निकले? तो वो नीतीश नहीं हो सकते। वो विकल्प नीतीश क्यों नहीं शैबलदा? 2-3 कारण हैं। एक तो सबसे पहले नीतीश डिवीजन के समय एक जो मैसिव प्रोपेगेंडा हुआ कि वो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट एनडीए का बनना चाहते थे, उसको डिस्काउंट करने के लिए वो ओवरस्टेट किए कि हम प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं है। आप देखिएगा कि जितना भी चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या उड़ीसा हो या तमिलनाडु में हो, प्रोविंशियल पॉपुलैरिटी और पार्लियामेंट्री इलेक्शन का पॉपुलैरिटी दोनों कन्वर्ज कर रहा है। बिहार में ठीक उल्टा है। यहाँ पर नीतीश कुमार का पॉपुलैरिटी जो शुरू में था वो पार्लियामेंट्री पॉपुलैरिटी में कन्वर्ज नहीं कर रहा है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टरशिप से ऑप्ट आउट कर गए थे। दूसरा था कि जो मॉडल जो दिखाया गया था कि गुजरात और बिहार के मॉडल में, तो बिहार का मॉडल तो जस्ट शुरू ही हुआ है। इनफैक्ट अगर आप उसका एकेडमिक एंड इकोनॉमेट्रिक्स एनालिसिस करें, एक पॉइंट के लिए टोकूंगा। ये बात तो सही कह रहे हैं आप,
लेकिन पॉलिटिक्स में लोग जीतने के लिए रहते हैं, कामयाब होने के लिए रहते हैं। क्या वास्तव में यह माना जाए कि नीतीश कुमार ने इतना सिद्धांत वाली एक पोजीशन ली कि भले ही कुर्सी चली जाए, मैं समझौता नहीं करूंगा, लेकिन इसके बावजूद जिसके लिए किया वो मुस्लिम वोटर आश्वस्त ही नहीं हुआ? ये वफादारी क्यों तोड़ दी उसने? नहीं, देखिए, नीतीश जी एक सर्टेन आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ही वांटेड टू क्रिएट एक नया वो प्रोफाइल बनाना चाह रहे थे। तो आप ये कह रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिना, वो ये कह रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नहीं हूं, ये कह के भी स्ट्रेटजी के तौर पर उन्होंने और नुकसान किया। उनको फ्रंट फुट पे खेल के कहना था कि मैं हूं दावेदार, मैं काउंटर करूंगा नरेंद्र मोदी को। सही है। आई थिंक शोएब बिहार के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, एक अंग्रेजी का शब्द है आउट स्मार्ट, और इस पर्टिकुलर केस में, बिहार के केस में कहीं हद तक बीजेपी की स्ट्रेटजी ने जेडीयू को आउट स्मार्ट कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, मुस्लिम समाज का आरजेडी कांग्रेस की तरफ जाने का कारण यह भी है कि उनके लालू यादव के स्टैंड में कंसिस्टेंसी है, लेकिन जेडीयू के स्टैंड में कंसिस्टेंसी उन्होंने नहीं देखी। और जैसा पुरुषोत्तम कह रहे थे या निरंजन कह रहे थे, जिस समाज या जिस पार्टी के साथ आप गठबंधन कई सालों से कर रहे हैं, बड़े स्टेबल एलाई थे, वो सडनली कम्युनल हो जाए या सेकुलर ना रहे, इसमें कंसिस्टेंसी की कमी थी। एंड आई थिंक इसी वजह से आप देखेंगे कि डिस्पाइट कि लालू कन्विक्टेड हैं, डिस्क्वालिफाइड एमपी हैं, उसके और विद इन कुछ महीनों के अंदर लोगों ने पूरी तरह से उसको समर्थन दिया, जो उनका समाज, तो कंसिस्टेंसी का रिवॉर्ड मिला है लालू। निरंजन, मुझे कहीं लगता है हम भीतरी लोगों ने कलह भी, अंतर कलह भी काम किया। एनके सिंह भाग गए, शिवानंद तिवारी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए। मैं मुस्लिम सवाल पे ही, जो अंदर इन पे आपस में घमासान चला, नीतीश को लेकर विरोध के सुर भी उठने लगे, क्या उसका भी असर दिखा? बिल्कुल, नीतीश कुमार पूरे सिचुएशन को मिसरीड कर गए। जो बात हो रही है कि बेसिक मिसकैलकुलेशन नहीं था, उनको लगा था कि मुस्लिम वोट जो है उनके साथ रहेगा। उनका जो एक फॉल्स जो एश्योरेंस था कि हमने बीजेपी को सेक्युलराइज कर दिया है, बल्कि लोगों को लगा कि नीतीश बीजेपी के साथ रह के कम्युनलाइज हो गए अल्टीमेटली। ये दूसरी चीज जो मिस रीडिंग के अलावा, मेरे ख्याल से अगर हम लोग आंकड़ों को देखें तो शायद बीजेपी की जो टैक्टिकल अलायंस थी पासवान के साथ और जो उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में जो छोटी सी जो एक अन्य ओबीसी को रिप्रेजेंट करती हुई पार्टी, शायद इसका कुछ बेनिफिट ट्रैक्शन आता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज दलित वोट और अन्य ओबीसी वोट इतने ज्यादा बीजेपी के गठबंधन को आना थोड़ा सा आश्चर्य। संजय, एक और चीज क्योंकि हमने नेशनल ट्रैकर भी किए थे पिछले साल, क्या नीतीश की एक चूक ये भी हो गई, और शायद मीडिया भी, हम लोग भी लालू को बहुत कम आंक रहे थे? अगर हम अक्टूबर नवंबर में वही बात कह करें, रहा था कि हमारी पूरी चर्चा पिछले 10 मिनट से नीतीश और बीजेपी पे हो रही है, लेकिन जिसने ये कमाल किया उसके बारे में चर्चा बिल्कुल, नहीं मैं थी। इसलिए ये और सवाल कमाल था। ये था, अलायंस का कमाल है। अगर कांग्रेस और लालू का अलायंस नहीं होता तो मुस्लिम वोट एकदम बटा हुआ होता और मुस्लिम बिल्कुल असमंजस में रहते कि वोट देना किसे है, क्योंकि कौन सी पार्टी, आरजेडी या जेडीयू, कौन बीजेपी को कड़ा मुकाबला दे सकता है बिहार में? इस बार शायद ये व्यावहारिक alliance लालू का भी सारा दिखे alliance का थे। संजय, खेल क्या हमें एक व्यावहारिक लालू अपने हाई हॉर्स पर घूमते थे, बड़े जिद्दी थे, बड़े अड़ियल थे। इस बार उन्होंने बिल्कुल बाकायदा हाथ जोड़कर तो ये गठबंधन किया कांग्रेस के साथ, और अपने उम्मीदवार भी बेहतर चुने हैं पिछली बार के मुकाबले। संजय, आप कमेंट करना चाहेंगे? संजय कुमार। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के लिए सीटें दी, 13 या 14 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रहे हैं। पहले की अगर आप 96, 98, 99 के समय जब लालू ने गठबंधन किया तो कांग्रेस को 4, 5, 6 सीटें दी जाती थी। निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं हाथ जोड़ के नहीं तो कम से कम बिल्कुल आग्रह किया कांग्रेस के साथ। लेकिन कंसिस्टेंसी ये थी कि कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस होने की बात कई महीनों से चल रही थी, 6-8 महीनों से लगभग तय था कि ये दोनों अलायंस करेंगे। एक छोटा सवाल मेरा और है संजय जी आप ही से, कि यूपी में 8% मुसलमान वोट बीजेपी के पास, लेकिन बिहार में जाके वो नगण्य 3% हो जाता है। इसमें कोई मतलब निकाला जा सकता है? मतलब यही एक सिंपल कि बिहार में बिल्कुल विकल्प सामने था और एक आदमी बिल्कुल जो कह रहा था लालू यादव कि भाई बीजेपी को मैं चैलेंज दे रहा हूं और उसकी जो मार्च है उसको रोकने की कोशिश कर रहा हूं। नेचुरली बिल्कुल मुस्लिम कंसोलिडेशन आरजेडी और कांग्रेस के पक्ष में गया, लेकिन बिहार में ऐसी स्थिति शायद नहीं दिखाई पड़ती थी। आप जो पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी एक तरह से जो मुस्लिम वोट जिनको मिलता रहा, समाजवादी पार्टी, और उनके मुखिया जो मुस्लिम कंस्टिट्यूएंसी के गढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं, और हमें पता है कि उनकी हालत कितनी पतली दिखाई पड़